हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी कोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम मार्च 2024 का जितना भी आरबीआई सर्कुलर्स है उसको बहुत ही डिटेल वे में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा रिपीट करके देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में अपना डाउट बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। और देखिए, कोशिश करेंगे कि मार्च 2024 का जितना भी आरबीआई सर्कुलर्स है उसको हम एक ही लेक्चर में कवर कर लें। लेकिन अगर लेक्चर लंबा हो जाता है तो उसको हम 2 पार्ट में अपलोड कर देंगे, लेकिन दोनों पार्ट एक ही साथ अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है, ये सर्कुलर 5 मार्च 2024 का है। मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम एमटीएसएस को लेकर के ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। एमटीएसएस के तहत जो इंडियन एजेंट्स है उसके द्वारा अभी जो क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट किया जाता है कि एमटीएसएस के तहत कितना रेमिटेंसेस रिसीव किया गया है, तो अभी तक वो क्वार्टरली स्टेटमेंट XBRL साइट के ऊपर सबमिट किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे वो जो स्टेटमेंट है, वो जो रिटर्न है, वो CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। आई नो बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, हम इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए, इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम है, ये जो एमटीएसएस है, ये आखिर है क्या। तो पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अपने सर्कुलर के ऊपर आएंगे, ठीक है। देखिए, जो आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं रेमिटेंस के बारे में, तो एक तो होता है आउटवर्ड रेमिटेंस। जब कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी दूसरे देश में पैसा भेजता है तो वो क्या कहलाता है, आउटवर्ड रेमिटेंस कहलाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और उसको अपने बच्चे के एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेजना है, तो वो क्या कहलाएगा, आउटवर्ड रेमिटेंस कहलाएगा, ठीक है। जब भारत के बाहर पैसा भेजा जाता है किसी दूसरे देश में तो वो क्या कहलाता है, आउटवर्ड रेमिटेंस कहलाता है। अब एक होता है इनवर्ड रेमिटेंस। जब भारत के बाहर से किसी दूसरे देश से भारत के अंदर पैसा भेजा जाता है तो वो क्या कहलाता है, इनवर्ड रेमिटेंस कहलाता है। कोई व्यक्ति है, वो विदेश में काम कर रहा है और उसके पेरेंट्स इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा भारत के अंदर भेजेगा वो क्या कहलाएगा, इनवर्ड रेमिटेंस कहलाएगा। समझ में आ गया आउटवर्ड रेमिटेंस और इनवर्ड रेमिटेंस। अब देखिए, आउटवर्ड रेमिटेंस का जब हम बात करते हैं ना, तो भारत के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जिसका नाम है LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत ना कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर आसान तरीके से भारत के बाहर अलग अलग पर्पस के लिए पैसा भेज सकता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए LRS स्कीम है ना, उसी प्रकार से इनवर्ड रेमिटेंस के लिए भारत के अंदर, भारत के बाहर दूसरे देश से जो पैसा भेजा जाता है उसके लिए भी बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा मेथड है, जिसमें से एक मेथड का नाम है मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम MTSS। ये जो MTSS है, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, इसके तहत भारत के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं उनको भारत के बाहर से दूसरे देश से पर्सनल रेमिटेंस ट्रांसफर किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहूँ तो मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत भारत के अंदर दूसरे देश से पैसा भेजा जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए, ये जो मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंसेस के लिए ही है। मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर पैसा नहीं भेज सकता है। इस स्कीम के तहत सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर पैसा भेजा जा सकता है। वो भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंसेस। जैसे कि फैमिली मेंटेनेंस, हमने एग्जाम्पल में देखा था। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो लेट्स से कि US में काम कर रहा है, उसके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए MTSS के तहत भारत के अंदर पैसा भेज सकता है। कोई फॉरेन टूरिस्ट है, भारत घूमने आया है, तो उस फॉरेन टूरिस्ट का जो फैमिली है, फ्रेंड है, वो MTSS के तहत भारत के अंदर पैसा भेज सकता है उस फॉरेन टूरिस्ट के लिए। तो जो मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंसेस के लिए है। MTSS के थ्रू
डोनेशन के लिए पैसा भारत के अंदर नहीं भेजा जा सकता है। कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ट्रस्ट है, उसमें डोनेशन या कंट्रीब्यूशन के लिए एमटीएसएस के तहत भारत के अंदर पैसा नहीं भेजा जा सकता है। ट्रेड रिलेटेड रेमिटेंसेस अलाउड नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, उसने भारत से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, तो अब यहाँ पे उस प्रोडक्ट के लिए वो एमटीएसएस के तहत भारत के अंदर पैसा नहीं भेज सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए भारत के अंदर एमटीएसएस के थ्रू पैसा नहीं भेजा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पैसा नहीं भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होता है, उसका जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है, तो उसमें भी वो एमटीएसएस के तहत पैसा भारत के अंदर नहीं भेज सकता है। ठीक है, तो ये सब अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंसेस, जैसे कि फैमिली मेंटेनेंस, और जो फॉरेन टूरिस्ट भारत विजिट करने आता है तो उसके फैमिली और फ्रेंड एमटीएसएस के तहत भारत में पैसा भेज सकता है। तो ये सब इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंसेस अलाउड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, किस तरीके से एमटीएसएस के तहत भारत के अंदर पैसा आता है। तो देखिए होता क्या है ना, भारत के बाहर जो दूसरा देश है वहाँ पे जो रेप्यूटेटेड मनी ट्रांसफर कंपनीज होता है, जिसको कि ओवरसीज प्रिंसिपल बोला जाता है, तो वो और भारत के अंदर जो इंडियन एजेंट्स है उसके बीच में टाई अप होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है भारत के बाहर किसी दूसरे देश में वो रह रहा है और उसको भारत के अंदर पैसा भेजना है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, इन ओवरसीज प्रिंसिपल के पास जाता है, उसको पैसा देता है, और फिर ये जो ओवरसीज प्रिंसिपल होता है ना, वो इंडियन एजेंट्स को भारत के अंदर पैसा भेजता है, और ये जो इंडियन एजेंट्स होता है वो फिर भारत के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं उसको पैसा डिसबर्स करता है, जो भी ऑन गोइंग एक्सचेंज रेट रहता है। मान लीजिए कि $1 इक्वल टू कितना इंडियन रुपीज होगा, तो इसके हिसाब से जो भी ऑन गोइंग एक्सचेंज रेट होता है उसके हिसाब से इंडियन एजेंट भारत के अंदर जो बेनिफिशरीज है उसको पैसा डिसबर्स करता है। तो कुछ इस तरीके से एमटीएसएस काम करता है। और यहाँ पे देखिए जो इंडियन एजेंट होता है वो कौन बन सकता है, तो जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक होता है वो इंडियन एजेंट होता है, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 एंटिटी होता है, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर, उसके बाद भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, पोस्टल डिपार्टमेंट, वो इंडियन एजेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने बात कर लिया मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के बारे में। यहाँ पे इस स्कीम से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट और है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं, फिर हम अपनी सर्कुलर के ऊपर आएंगे। ठीक है, देखिए एमटीएसएस के तहत ना ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर कितना भी पैसा भेजा जा सकता है भारत के बाहर से। एमटीएसएस के तहत एक बार में पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 2500 यूएस डॉलर ही भारत के अंदर भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन के ऊपर कैप है। एमटीएसएस के थ्रू भारत के अंदर एक बार में पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 2500 यूएस डॉलर ही भेजा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक कैलेंडर ईयर के दौरान, ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं कैलेंडर ईयर के बारे में तो जनवरी टू दिसंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैलेंडर ईयर के दौरान भारत के अंदर जो बेनिफिशियरी है वो मैक्सिमम एमटीएसएस के थ्रू 30 रेमिटेंसेस ही रिसीव कर सकता है। 30 बार ही वो एमटीएसएस के थ्रू पैसा रिसीव कर सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद देखिए भारत के अंदर जो बेनिफिशियरी है उसको जो भी पैसा भेजा जाता है भारत के बाहर से दूसरे देश से, तो यहाँ पे उसको मैक्सिमम 50,000 रुपये ही कैश में दिया जा सकता है, और इसी अमाउंट तक ना बैंक के द्वारा जो प्रीपेड कार्ड इशू किया जाता है उसमें भी लोड किया जा सकता है। अगर इस अमाउंट से बड़ा कोई अमाउंट होता है, लेट्स से कि 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है, तो इस केस में फिर वो पैसा उसको कैश में नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे फिर उसको पैसा जो भी 60,000 70,000 है वो उसको चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, पेमेंट ऑर्डर के थ्रू, या फिर बेनिफिशियरी का जो बैंक अकाउंट होगा डायरेक्ट उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बेनिफिशियरी फॉरेन टूरिस्ट है, कोई फॉरेन टूरिस्ट है, उसका फैमिली या फिर फ्रेंड भारत के अंदर पैसा भेज रहा है, तो इस केस में ना यहाँ पे जो ये पैसा है वो उसको ज़्यादा भी कैश में डिसबर्स किया जा सकता है। अगर 60,000 है, 70,000 है, फिर भी उस फॉरेन टूरिस्ट को कैश में वो पैसा डिसबर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो जितना भी एमटीएसएस को लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप अगर इससे किसी भी तरह का कहीं पे भी क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर, और अब आपको ये सर्कुलर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बस एक और टर्म है जो आपको समझाना है, वो मैं सर्कुलर जब समझाऊंगी उसके बीच में समझा दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2016 के एक सर्कुलर के हिसाब से जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है जो कि
MTSS के तहत इंडियन एजेंट है उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो क्वार्टरली बेसिस पे एक स्टेटमेंट सबमिट करे MTSS के थ्रू, उसके द्वारा कितना रेमिटेंसेस रिसीव किया गया है डिसबर्स करने के लिए, इसको लेकर के। तो हर क्वार्टर के खत्म होने के 15 दिन के अंदर जो इंडियन एजेंट्स है MTSS के तहत, उसको एक क्वार्टरली स्टेटमेंट या फिर क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना होता है। तो अभी तक जो ये क्वार्टरली स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट XBRL प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करना होता है इंडियन एजेंट्स को, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, देखिए ये और कुछ भी नहीं, RBI का ये जो XBRL प्लेटफॉर्म है या जो XBRL साइट है, ये XBRL बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्लेटफॉर्म है। XBRL क्या है, तो ये एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, दुनिया भर के बिजनेसेस के द्वारा, कंपनीज के द्वारा इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके इस फॉर्मेट में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग बिजनेस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है। तो RBI का जो XBRL साइट है ना, ये और कुछ भी नहीं, XBRL बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक MTSS के तहत जो इंडियन एजेंट्स है उसके द्वारा जो क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट किया जाता था कि MTSS के थ्रू कितना पैसा रिसीव किया गया है डिसबर्स करने के लिए, तो ये क्वार्टरली स्टेटमेंट अभी तक इंडियन एजेंट XBRL प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सबमिट करता था। अब यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है उसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक का जो नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस है वो लॉन्च हो गया है, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS। तो यहाँ पे अब वो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है ना, वो XBRL साइट के ऊपर सबमिट नहीं किया जाएगा। अब वो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है ना, वो अब CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा, ठीक है। और कब से ये CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाना शुरू हो जाएगा, तो ये जो मार्च 2024 में क्वार्टर खत्म हो रहा है, तो इस क्वार्टर से CIMS पोर्टल के ऊपर जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है वो सबमिट किया जाना शुरू हो जाएगा। मतलब इसका ये है कि ये जो जनवरी टू मार्च क्वार्टर है, तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए जो क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट किया जाएगा वो XBRL साइट के ऊपर सबमिट नहीं किया जाएगा, वो CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा, ठीक है। नाउ ये CIMS पोर्टल है क्या, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स जरूर ऐड किया था CIMS को लेकर के, लेकिन अगर हम वो पढ़ने लगेंगे तो शायद ये सर्कुलर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगने लगे, इसीलिए मैं यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखिए अगर आपको ये पता है ना कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, तो आपको ये CIMS भी समझ में आ जाएगा। डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा वेयरहाउस एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होता है या फिर एक स्टोरेज फैसिलिटी होता है जहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग सोर्सेज से लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, यानी कि एक साथ बहुत सारा डेटा को स्टोर किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है ना CIMS, ये भी क्या है, ये भी RBI का डेटा वेयरहाउस है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस, यानी कि ये जो डेटा वेयरहाउस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा ये मॉडर्न है। और जो भी बैंक है, रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, उसके द्वारा अभी जो अलग अलग चीज़ों के लिए रेगुलेटरी रिपोर्ट सबमिट किया जाता था, तो वो अब और भी आसान तरीके से CIMS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबमिट किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक MTSS के तहत जो इंडियन एजेंट था उसके द्वारा जो क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट किया जाता था वो XBRL साइट का इस्तेमाल करके सबमिट किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है, अब यहाँ पे फैसला लिया गया है कि वो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है वो अब CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। और कब से सबमिट किया जाएगा CIMS पोर्टल के ऊपर, तो मार्च 2024 में जो क्वार्टर खत्म हो रहा है, इस क्वार्टर से CIMS पोर्टल के ऊपर वो क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट किया जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। देखिए तो ये जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको एक रिटर्न कोड अलाउड किया गया है R130। और अगर किसी क्वार्टर के दौरान, क्योंकि क्वार्टरली स्टेटमेंट है, तो अगर किसी क्वार्टर के दौरान कोई इंडियन एजेंट है जिसके द्वारा कुछ भी रेमिटेंसेस रिसीव नहीं किया गया है डिसबर्स करने के लिए बेनिफिशियरी को, तो इस केस में ऐसा नहीं है कि इंडियन एजेंट को कोई रिपोर्ट सबमिट ही नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे भी उसको उस क्वार्टर के लिए भी जो क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है वो सबमिट करना पड़ेगा, और वो क्वार्टरली स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, नील रिपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं
अब देखिए यहाँ पे जो भी चेंजेस के बारे में हमने बात किया, तो जो मास्टर डायरेक्शन है रिपोर्टिंग अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, तो उसके हिसाब से इस मास्टर डायरेक्शन को लाने के लिए इस मास्टर डायरेक्शन को भी यहाँ पे अपडेट किया गया है। और जो भी डायरेक्शंस के बारे में हमने बात किया है उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के तहत जारी किया गया है। और अगर किसी दूसरे कानून के तहत, किसी दूसरे एक्ट के तहत किसी प्रकार का परमिशन या अप्रूवल का बात किया जा रहा है तो उसको ये डायरेक्शंस प्रिजुडिस नहीं करता है, यानी कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता ये सब डायरेक्शंस। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जितना भी ऑथराइज्ड पर्सन है जो कि इंडियन एजेंट्स है मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के अंदर, तो उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। यानी कि जो भी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 एंटिटी है, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है, भारत सरकार का पोस्टल डिपार्टमेंट है जो कि इंडियन एजेंट के तौर पे काम कर रहा है एमटीएसएस के अंदर, तो उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। उन सब को जो क्वार्टरली स्टेटमेंट उसके द्वारा सबमिट किया जाता था XBRL साइट के ऊपर, अब वो क्वार्टरली स्टेटमेंट CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 6 मार्च 2024 का है। आपको पता होगा कार्ड नेटवर्क्स के बारे में। हमारे देश के अंदर जो कार्ड नेटवर्क्स है जैसे कि मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, उसके बाद हमारा अपना जो कार्ड नेटवर्क है रुपे, तो ये सब कार्ड नेटवर्क है। ये सब करता क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने अपने कार्ड का इस्तेमाल करके आपको कहीं पे पेमेंट करना है। मान लीजिए कि किसी मर्चेंट के पास आपको पेमेंट करना है, तो आपके बैंक और मर्चेंट के बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उस ट्रांजैक्शन को कार्ड नेटवर्क फैसिलिटेट कराता है। ये मिडिल मैन के तौर पे काम करता है कि आपके और मर्चेंट के बैंक के बीच में जो फंड ट्रांसफर हो रहा है वो सिक्योरली हो जाए। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि ये जो कार्ड नेटवर्क्स है उसके द्वारा हमारे देश के अंदर जो कार्ड इशूअर है, जो बैंक है, नॉन बैंक्स है, उसके साथ अरेंजमेंट करके, उसके साथ एग्रीमेंट करके कार्ड इशू किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है ना कि जो कार्ड नेटवर्क्स और कार्ड इशूअर के बीच में अरेंजमेंट होता है ना क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, तो उसको लेकर के ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो भी ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स है, और अगर यहाँ पे अभी हम बात करें तो हमारे देश के अंदर 5 ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स है। अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रुपे और वीज़ा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारे देश के अंदर ना 5 ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स है। तो यहाँ पे ये जो 5 ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स है ना, उसके द्वारा बैंक्स और नॉन बैंक के साथ मिल करके टाई अप करके जो क्रेडिट कार्ड होता है वो इशू किया जाता है। अब कस्टमर को जो कार्ड इशू किया जाता है उसके लिए कौन सा नेटवर्क होगा, आप चाहे क्रेडिट कार्ड का बात करें या फिर डेबिट कार्ड का बात करें, जो किसी के भी ऊपर आपने देखा होगा मास्टर कार्ड लिखा रहता है, वीज़ा लिखा रहता है या फिर रुपए लिखा रहता है, तो कस्टमर को जो कार्ड इशू किया जाता है उसके लिए कौन सा नेटवर्क होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये कार्ड इशूअर डिसाइड करता है। जो बैंक होता है, नॉन बैंक होता है, उसके द्वारा ये तय किया जाता है और ये निर्भर करता है कि उस कार्ड इशूअर का कार्ड नेटवर्क के साथ क्या अरेंजमेंट है, उसके आधार पर ये तय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आरबीआई ने क्या नोटिस किया है, आरबीआई ने नोटिस किया है कि जो कार्ड इशूअर और कार्ड नेटवर्क के बीच में अरेंजमेंट हो रहा है वो अरेंजमेंट कस्टमर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। कस्टमर को यहाँ पे चॉइस ही नहीं दिया जा रहा है मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक मतलब आपको पता होना जरूरी है कि कस्टमर के पास ये चॉइस होना चाहिए अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज करने के लिए। ये क्यों जरूरी है, तो देखिए बहुत सारा जो चार्ज इम्पोज किया जाता है, एनुअल चार्ज हो गया, रेन्युअल चार्जेस हो गया, तो ये सब ना निर्भर करता है नेटवर्क टू नेटवर्क। तो जो ग्लोबल नेटवर्क है ना, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, तो इन सब को थोड़ा कॉस्टली माना जाता है। अगर आप हमारे अपने जो कार्ड नेटवर्क है जैसे कि रुपे कार्ड, अभी तो रुपे कार्ड ही है, तो इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो ग्लोबल कार्ड नेटवर्क होता है ना उसको थोड़ा सा कॉस्टली माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कस्टमर के पास ये विकल्प होना जरूरी है कि वो अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज कर सके अपने इस्तेमाल के हिसाब से, अपने हिसाब से। ठीक है,
तो यहाँ पे आरबीआई ने नोटिस किया कि कार्ड इशूअर और कार्ड नेटवर्क के बीच में जो अरेंजमेंट हो रहा है वो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। कस्टमर के पास चॉइस अवेलेबल नहीं है अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज करने का। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं और बताना चाहती हूँ कि पिछले साल जून या जुलाई में आई थिंक जुलाई 2023 में पिछले साल भारत सरकार के द्वारा मतलब आरबीआई के द्वारा ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू किया गया था सेम टॉपिक को लेकर के, जो जो अरेंजमेंट होता है कार्ड नेटवर्क और कार्ड इशूअर के बीच में उसको लेकर के। लेकिन उस समय जो ड्राफ्ट सर्कुलर इशू किया गया था ना, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं था, वो डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के लिए भी था। लेकिन यहाँ पे भी जो फाइनल गाइडलाइन इशू किया गया है ना, वो क्रेडिट कार्ड के लिए है, स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का जो सेक्शन 18 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है, उसके तहत जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए पेमेंट सिस्टम के इंटरेस्ट में और पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे कुछ कुछ डायरेक्टिव जारी किया है। तो उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और तो इस सर्कुलर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार्ड इशूअर कार्ड नेटवर्क के साथ किसी भी प्रकार का ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेगा जिसके परिणाम स्वरूप जो कार्ड इशूअर है वो किसी दूसरे कार्ड नेटवर्क से सर्विस अवेल नहीं कर सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने लेट्स से कि वीजा के साथ एग्रीमेंट किया है क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, और उस एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप ना एचडीएफसी किसी दूसरे कार्ड नेटवर्क से, मास्टर कार्ड से, अमेरिकन एक्सप्रेस से, रुपे से सर्विस अवेल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस तरीके का जो एग्रीमेंट है ना वो नहीं होना चाहिए। कार्ड इशूअर और कार्ड नेटवर्क के बीच में ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप कार्ड इशूअर किसी दूसरे कार्ड नेटवर्क का सर्विस अवेल नहीं कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला बात तो यहाँ पे ये बोला गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो भी एलिजिबल कस्टमर है जब उसको कार्ड इशू किया जाएगा तो कार्ड इशू करने के समय उसको ये विकल्प दिया जाएगा कि वो मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज कर सकता है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी एलिजिबल कस्टमर है जब उसको कार्ड इशू किया जाएगा तो उस समय उसको ये विकल्प दिया जाएगा कि वो मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये सर्कुलर तो अभी आया है, तो जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर है जिसके पास पहले से कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इशू किया जाता है, जनरली 1 साल से 3 साल तक के लिए होता है। उसके बाद आपको अपना क्रेडिट कार्ड रिन्यू कराना होता है, अगर आप रिन्यू नहीं कराते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर है ना, जब वो अपने कार्ड को रिन्यू कराएगा तो उस समय उसको ये विकल्प दिया जाएगा कि वो मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है जो कि आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद देखिए ये तो हमने पहले ही देख लिया कि कौन कौन सा ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब, मास्टर कार्ड, एनपीसीआई का रुपे और वीजा। ठीक है, तो ये 5 ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क है जिसके साथ कार्ड इशूअर मिलकर के जो कार्ड है वो इशू करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमने 2 रिक्वायरमेंट के बारे में बात किया था, सबसे पहला क्या था कि कार्ड इशूअर और कार्ड नेटवर्क के बीच में ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप कार्ड इशूअर किसी दूसरे कार्ड नेटवर्क का सर्विस अवेल नहीं कर सकता है। और एक और था कि जो कस्टमर होगा जब उसको कार्ड इशू किया जाएगा उस समय उसको ये विकल्प दिया जाएगा कि वो अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज कर सकता है, और जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर है उसको विकल्प दिया जाएगा कि वो अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज कर सकता है जब वो अपने कार्ड को रिन्यू कराएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने रिक्वायरमेंट के बारे में बात किया था ना, उसको लेकर के यहाँ पे कार्ड इशूअर और कार्ड नेटवर्क को बोला गया है कि कार्ड इशूअर और कार्ड नेटवर्क के बीच में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है जब भी उसको अमेंड किया जाएगा या फिर रिन्यू किया जाएगा तो उस समय इस बात का ध्यान रखने के लिए कि वो जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका एग्रीमेंट है। कहीं इसमें कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप जो कार्ड इशूअर है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है किसी दूसरे कार्ड नेटवर्क से सर्विस अवेल करने में। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करना होगा। और कार्ड इशूअर और कार्ड नेटवर्क के बीच में कोई फ्रेश एग्रीमेंट होता है तो उसमें ये ध्यान रखना होगा कि जो कस्टमर है उसको मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज करने का जो ऑप्शन है वो दिया जाने वाला एक क्लॉज एग्रीमेंट में शामिल हो। तो ये सब यहाँ पे कार्ड इशूअर और कार्ड नेटवर्क को इंश्योर करने के लिए बोला गया है। ठीक है,
इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि पैराग्राफ 3B के अंदर जो डायरेक्शन है, पैराग्राफ 3B के अंदर कौन से डायरेक्शन के बारे में बात हो रहा है, तो जो हमने देखा था कार्ड इशूअर को विकल्प देने के बारे में कि मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से वो अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज कर सकता है, और जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर है जब वो अपने कार्ड को रिन्यू कराएगा तो उस समय उसको ये विकल्प दिया जाएगा कि वो मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पैराग्राफ 3B के अंदर जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन वैसे क्रेडिट कार्ड इशूअर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जिसने अभी तक जो एक्टिव क्रेडिट कार्ड इशू किया है उसका संख्या 10 लाख या 10 लाख से कम है। तो अगर कोई क्रेडिट कार्ड इशूअर है जिसने अभी तक जो एक्टिव क्रेडिट कार्ड इशू किया है उसका संख्या 10 लाख या फिर 10 लाख से कम है, तो इस केस में पैराग्राफ 3B के अंदर जो डायरेक्शन है, जो पैराग्राफ 3B के अंदर कस्टमर को, कार्ड होल्डर को ऑप्शन देने के बारे में बोला जा रहा है अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज करने के लिए, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई कार्ड इशूअर है जिसके द्वारा जो क्रेडिट कार्ड इशू किया जा रहा है ना, उसके लिए वो अपना खुद का ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है, तो वैसे कार्ड इशूअर के ऊपर भी ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो जो अमेरिकन एक्सप्रेस है, अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा जो क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, अब जाहिर सा बात है कि अमेरिकन एक्सप्रेस का अपना खुद का कार्ड नेटवर्क है, तो वो जो कार्ड इशू करेगा उसके लिए वो अपना ही कार्ड नेटवर्क इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे केस में ना जो ये सर्कुलर है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इन सब के अलावा यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि पैराग्राफ 3B के अंदर जो डायरेक्शन है जिसके बारे में हमने बात किया था, कस्टमर को ऑप्शन देने के बारे में, कार्ड होल्डर को ऑप्शन देने के बारे में, तो यहाँ पे पैराग्राफ 3B के अंदर जो डायरेक्शन है ना वो कब से एप्लीकेबल होगा, तो इस सर्कुलर के डेट के 6 महीने के बाद ये जो डायरेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, वो इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि मार्च में ये सर्कुलर जो है वो आया है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर में ये जो डायरेक्शन है ना वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, जो कार्ड होल्डर को, कस्टमर को विकल्प देने का बात किया गया था उसके बारे में हो रहा है। ठीक है, तो यही सब इस सर्कुलर के अंदर बताया गया है। आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2-3 पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो कार्ड इशूअर और कार्ड नेटवर्क के बीच में ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिस एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप जो कार्ड इशूअर है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है किसी दूसरे कार्ड नेटवर्क से सर्विस अवेल करने के लिए। इसके अलावा कार्ड इशूअर जो एलिजिबल कस्टमर होगा उसको ये विकल्प देगा जब उसको कार्ड इशू किया जाएगा कि वो अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज कर सकता है, और एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर जब अपने कार्ड को रिन्यू कराएगा तब उसको विकल्प दिया जाएगा कि वो अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सर्कुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 7 मार्च 2024 का है। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शन 2022 के ऊपर जो मास्टर डायरेक्शन है उसके कुछ प्रोविजन को अमेंड किया गया है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के चैप्टर 3B के तहत जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए आरबीआई ने यहाँ पे ये जो मास्टर डायरेक्शन है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शन 2022 इसके सर्टेन प्रोविजंस को यहाँ पे अमेंड किया गया है। ठीक है, तो एक एक अमेंडेड प्रोविजन को हम देखेंगे। देखिए जो भी अमेंडेड प्रोविजन है वो 7 मार्च 2024 से प्रभावी हो जाएगा, यानी कि जिस डेट को इस सर्कुलर को इशू किया गया है उसी डेट से जो अमेंडेड प्रोविजन है वो लागू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से मास्टर डायरेक्शन को लाने के लिए, जो अमेंडेड प्रोविजन है उसके हिसाब से मास्टर डायरेक्शन को लाने के लिए इसको अपडेट किया गया है। और देखिए क्योंकि ये जो सर्कुलर है ना ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों के लिए है, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ जो इंस्ट्रक्शंस है वो जितना भी क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक है और एनबीएफसीज है उसके ऊपर लागू होगा, और डेबिट कार्ड से जुड़ा हुआ जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो सभी बैंकों के ऊपर, भारत के अंदर जो भी बैंक काम कर रहा है उसके ऊपर लागू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक एक करके जो अमेंडेड प्रोविजन है उसको देखने वाले हैं। साथ ही में हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोविजन से कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन में किस चीज को चेंज किया गया है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए
अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से ना, अगर कोई कार्ड होल्डर है जिसने कि अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने के लिए कार्ड इशूअर को रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता है अब, तो उसने कार्ड इशूअर को रिक्वेस्ट किया कि उसका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उसको वो क्लोज कर दे, और उसके रिक्वेस्ट करने के विद इन 7 वर्किंग डेज, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद इन 7 वर्किंग डेज। जब हम वर्किंग डेज बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर विद इन 7 वर्किंग डेज जो कार्ड इशूअर है वो कार्ड होल्डर के क्रेडिट कार्ड अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाता है, तो इस केस में जो कार्ड इशूअर है ना उसको 500 रुपया पर कैलेंडर डे के हिसाब से पेनल्टी के तौर पे कार्ड होल्डर को पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम बात करते हैं पेनल्टी का, तो यहाँ पे पर कैलेंडर डे बोला जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई कार्ड होल्डर है, उसने कार्ड इशूअर को अपना क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट किया, और उसके रिक्वेस्ट के आधार पे ना उसका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, लेट्स से कि वो 10 जनवरी को क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन उसका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है ना वो 15 जनवरी को क्लोज होता है, तो यहाँ पे 5 दिन का डिले हो रहा है। तो इन 5 दिनों के अंदर हॉलीडे आता है, कोई फेस्टिवल आता है, डजंट मैटर, इन 5 दिनों के लिए यानी कि 500 रुपए के हिसाब से 5 दिन का कितना हो गया, 2500 हो गया, ठीक है, 2500 हो गया। तो यहाँ पे 2500 रुपया जो कार्ड इशूअर है ना उसको कार्ड होल्डर को पेनल्टी के तौर पे करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है जब तक कि उसका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है वो क्लोज नहीं हो जाता है। हालांकि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन कह लें, या यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर कार्ड होल्डर जो रहेगा उसके क्रेडिट कार्ड अकाउंट पे अगर किसी प्रकार का आउटस्टैंडिंग रहता है तो इस केस में फिर ये प्रोविजन लागू नहीं होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड कि उसके क्रेडिट कार्ड अकाउंट के ऊपर किसी भी प्रकार का आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोविजन देखेंगे ना तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पेनल्टी ऑफ ₹500 पर डे ऑफ डिले पेबल टू द कार्ड होल्डर। यहाँ पे पर डे का मतलब जो लिखा हुआ है कि पेनल्टी ऑफ ₹500 पर डे ऑफ डिले पेबल टू द कार्ड होल्डर, यहाँ पे पर डे का मतलब वर्किंग डे का बात हो रहा है या फिर कैलेंडर डे का बात हो रहा है, ये तो क्लियर ही नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे आरबीआई ने अमेंडेड प्रोविजन में क्या किया है, अमेंडेड प्रोविजन में आरबीआई ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है पर कैलेंडर डे। तो यहाँ पे जो पेनल्टी कार्ड होल्डर को दिया जाएगा, पेनल्टी के तौर पे कार्ड होल्डर को जो कंपनसेट किया जाएगा ना, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, 500 रुपीज पर कैलेंडर डे के हिसाब से कैलकुलेट होगा, जितना भी दिन डिले होता है जब तक कि उसका क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट को देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो अमेंडेड प्रोविजन है इसके हिसाब से कार्ड इशूअर तब तक किसी, अब देखिए हमारे देश के अंदर आपको पता होगा कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज काम करता है, सीआईसीज काम करता है। सीआईसीज क्या करता है, ये अलग अलग बैंक से, अलग अलग एनबीएफसी से हमारा और आपका जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रहता है उसको ये कलेक्ट करता है, जैसे कि आपका लोन से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन, और इन सबको कंपाइल करके हमारे और आपके लिए क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करता है, जिसको कि वाइडली सिबिल स्कोर बोला जाता है, और इसी के आधार पे आपको बैंक से लोन मिलता है। ये जितना अच्छा रहता है आपको उतनी आसानी से बैंक से लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि जो कार्ड इशूअर है, कार्ड इशूअर तब तक किसी क्रेडिट कार्ड अकाउंट को एज अ पास्ट ड्यू अकाउंट के तौर पे सीआईसी यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास रिपोर्ट नहीं करेगा, या फिर तब तक किसी क्रेडिट कार्ड अकाउंट के ऊपर किसी प्रकार का लेट पेमेंट चार्जेस इंपोज नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस क्रेडिट कार्ड अकाउंट, जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है वो 3 दिनों से ज़्यादा तक पास्ट ड्यू रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, और उसका जो पेमेंट ड्यू डेट है, जिस दिन तक आपको पेमेंट करना है, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, मान लीजिए कि वो 1 जनवरी है, ठीक है। अब आपने पेमेंट नहीं किया तो 2 जनवरी को आपका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है वो पास ड्यू हो गया। तो यहाँ पे कार्ड इशूअर आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट को 2 तारीख को ऐसा पास ड्यू अकाउंट के तौर पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रिपोर्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो कार्ड इशूअर है ना वो 4 जनवरी के बाद ही आपका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उसको एज अ पास्ट ड्यू अकाउंट के तौर पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रिपोर्ट कर सकता है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब तक क्रेडिट कार्ड अकाउंट 3 दिनों से ज़्यादा तक पास्ट ड्यू नहीं रहता है उसको एज अ पास्ट ड्यू अकाउंट के तौर पे रिपोर्ट नहीं किया जाएगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास, या फिर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो लेट पेमेंट चार्जेस होता है वो इम्पोज नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो
नंबर ऑफ डेज पास ड्यू है या जो लेट पेमेंट चार्जेस है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो जो भी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होगा, जो क्रेडिट कार्ड बिल होगा, उसमें जो पेमेंट ड्यू डेट मेंशन होगा, तो उस डेट से जो नंबर ऑफ डेज पास ड्यू है, जो लेट पेमेंट चार्जेस है, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो भी लेट पेमेंट चार्जेस है, जो रिलेटेड चार्जेस है, वो सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ड्यू डेट के बाद जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, ना कि टोटल अमाउंट ड्यू के ऊपर इम्पोज किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है 500 रुपया, आपने 400 रुपये पे कर दिया, 100 रुपये आपने पे नहीं किया, तो सिर्फ जो 100 रुपया है ना उसके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस इम्पोज किया जाएगा, ना कि पूरा 500 रुपया के ऊपर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है ना उसमें जो ये लास्ट वाला सेंटेंस है, लेट पेमेंट चार्जेस और दूसरे रिलेटेड चार्जेस के बारे में जो बोला गया है कि सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इम्पोज किया जाएगा, तो इस वाले सेंटेंस में ना पीनल इंटरेस्ट भी शामिल था। पीनल इंटरेस्ट क्या होता है? पीनल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो नहीं पे किया और आपका जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट है वो ओवरड्यू हो गया, तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है उसके ऊपर ना जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो क्या कहलाता है? पीनल इंटरेस्ट कहलाता है। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन में ना यहाँ पे पीनल इंटरेस्ट के बारे में भी बोला गया था, पीनल इंटरेस्ट भी शामिल था जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसमें, लेकिन अभी अमेंडेड प्रोविजन में जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसमें से पीनल इंटरेस्ट को हटा दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ लेट पेमेंट चार्जेस और अदर रिलेटेड चार्जेस के बारे में बोला गया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे अमेंडेड प्रोविजन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो अमेंडेड प्रोविजन है ना, आपको पता होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है वो कैसे आता है? आपके बिलिंग साइकिल के आधार पे आता है। बिलिंग साइकिल क्या होता है? बिलिंग साइकिल एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, तो उस पीरियड के दौरान आपने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो भी ट्रांजेक्शन्स किया है वो सभी ट्रांजेक्शन आपका जो नेक्स्ट बिल आएगा उसमें दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है ना वो हर महीने के 4 तारीख को आता है, तो आपका जो बिलिंग साइकिल है ना वो पिछले महीने के 5 तारीख से स्टार्ट होता है और करंट मंथ के 4 तारीख तक रहता है। तो यहाँ पे इस पीरियड के दौरान आपने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो भी कहीं पे पेमेंट किया है, कैश विड्रॉ किया है, आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर ईएमआई चल रहा है, तो ये सब आपका जो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड बिल आएगा उसमें दिखेगा। ठीक है, तो बिलिंग साइकिल क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो जनरेट होता है। अब देखिए होता क्या है ना कि कार्ड इशूअर ना स्टैंडर्ड बिलिंग साइकिल को फॉलो नहीं करता है इसके द्वारा जो भी क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है इसके लिए। अब जरूरी नहीं है ना किसी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है तो उसका क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल है मान लीजिए कि वो 1 तारीख से 30 तारीख तक है, किसी का प्रीवियस मंथ के 5 तारीख से लेकर के करेंट मंथ के 4 तारीख तक का है। तो कार्ड इशूअर ना किसी प्रकार का स्टैंडर्ड बिलिंग साइकिल को फॉलो नहीं करता है इसके द्वारा जो क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार्ड इशूअर जो कार्ड होल्डर है उसको कम से कम एक बार ये ऑप्शन देगा कि वो अपने बिलिंग साइकिल को मॉडिफाई कर सकता है, उसको वो चेंज कर सकता है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मान लीजिए कि कोई कार्ड होल्डर है जिसका जो क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल है ना वो 1 तारीख से 30 तारीख तक है, तो यहाँ पे वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस बिलिंग साइकिल को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो कम से कम उसको एक बार कार्ड इशूअर के तरफ से ये विकल्प दिया जाएगा कि वो अपने बिलिंग साइकिल को मॉडिफाई कर सकता है। और यहाँ पे देखिए आप वर्डिंग को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको इंटरप्रिटेट करें एटलीस्ट वंस, इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम उसको एक बार तो ये ऑप्शन दिया ही जाएगा कार्ड होल्डर को अपने बिलिंग साइकिल को मॉडिफाई करने के लिए। एक बार से ज्यादा भी ऑप्शन दिया जा सकता है, एक बार से ज्यादा भी उसको विकल्प दिया जा सकता है अपने बिलिंग साइकिल को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं अगर हम इसको इंटरप्रिटेट करते हैं तो इसका यही मतलब निकलता है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोविजन देखेंगे ना तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन में क्या बोला गया है? यहाँ पे वन टाइम ऑप्शन बोला गया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि कार्ड इशूअर कार्ड होल्डर को एक बार ये विकल्प देगा कि वो अपने बिलिंग साइकिल को मॉडिफाई कर सकता है। और अमेंडेड प्रोविजन में ना इसी वर्डिंग को चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे एटलीस्ट वंस लिखा हुआ है, मतलब कि एक बार तो देना ही होगा, एक बार से ज्यादा भी उसको ये विकल्प दिया जा सकता है। ठीक है, कार्ड होल्डर को विकल्प दिया जा सकता है कि वो अपने बिलिंग साइकिल को मॉडिफाई कर सकता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, दूसरे अमेंडेड प्रोविजन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि अगर कार्ड इशूअर का गलती होगा और कार्ड इशूअर
टाइमली मैनर में कार्ड होल्डर का जो कंप्लेनेंट रहेगा उसका कंप्लेंट वो सॉल्व नहीं कर पाता है, तो इस केस में कंप्लेनेंट का समय का जो भी नुकसान हुआ होगा, जो भी उसका पैसा खर्च हुआ होगा, जो भी उसको हरासमेंट हुआ होगा, इन सब के लिए कार्ड इशूअर जिम्मेदार रहेगा। कार्ड इशूअर को कंप्लेनेंट को यहाँ पे कंपनसेट करना होगा। अगर कोई कंप्लेनेंट है, उसने कंप्लेन लॉन्च किया और कंप्लेन लॉन्च करने के मैक्सिमम 30 दिन के अंदर उसको किसी प्रकार का सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो इस केस में उसके पास ये विकल्प रहेगा कि वो आरबीआई ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोविजन देखेंगे ना, तो इसमें मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ लिखा हुआ है कि अगर कोई कंप्लेनेंट है, उसने कंप्लेन लॉन्च किया और कंप्लेन लॉन्च करने के मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ तक उसको अगर सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो आरबीआई ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ को और भी अच्छे से क्लेरिफाई किया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज लिख दिया गया है। तो अगर कोई कंप्लेनेंट है, वो कंप्लेन लॉन्च करता है, उसके मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज, मैक्सिमम 30 दिनों तक अंदर 30 दिनों के अंदर अगर उसको किसी भी प्रकार का सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो आरबीआई ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से कोई भी कार्ड इशूअर बिना कस्टमर के रिक्वेस्ट के कस्टमर को कार्ड इशू नहीं कर सकता है। अगर एग्जिस्टिंग कार्ड को रिन्यू किया जा रहा है, तो इस केस में कार्ड जो रिन्यूड कार्ड होगा वो डिस्पैच करने से पहले जो कार्ड होल्डर होगा वो जो कार्ड इशूअर होगा वो कार्ड होल्डर को ये विकल्प देगा कि वो चाहे तो रिन्यूड कार्ड को डिक्लाइन कर सकता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और बहुत बार होता है ना कि हम अपने कार्ड को ब्लॉक करवा देते हैं, तो यहाँ पे अगर कार्ड होल्डर के रिक्वेस्ट पे कार्ड को ब्लॉक किया गया है और उसके बदले में जो रिप्लेस्ड कार्ड इशू किया जाएगा, तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ कार्ड होल्डर के मर्जी के साथ ही उसको भेजा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोविजन देखेंगे ना, तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन में भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी कार्ड इशूअर बिना कस्टमर के रिक्वेस्ट के उसको कार्ड इशू नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और सेंटेंस एडेड है, एक्सेप्ट इन द केस वेयर द कार्ड इज रिप्लेसमेंट रिन्यूअल ऑफ अ कार्ड ऑलरेडी हेल्ड बाय द कस्टमर। तो अगर रिन्यूड कार्ड भेजा जा रहा है या फिर ब्लॉक्ड कार्ड के जगह पे रिप्लेस्ड कार्ड भेजा जा रहा है, तो इस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कस्टमर की मर्जी के बिना भी उसको कार्ड भेजा जा सकता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आरबीआई ने क्लेरिफाई कर दिया है कि ऐसा नहीं है, रिन्यूड कार्ड भी भेजने से पहले कार्ड होल्डर को विकल्प दिया जाएगा उसको एक्सेप्ट नहीं करने का, और ब्लॉक्ड कार्ड के जगह पे अगर रिप्लेस्ड कार्ड भेजा जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्ड होल्डर के सहमति के साथ ही भेजा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको पता होगा कि बैंक अक्सर ब्रांड के साथ, कंपनीज के साथ मिलकर के कार्ड इशू करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो को ब्रांडिंग पार्टनर होगा जिसके साथ मिलकर के कार्ड इशू किया जाता है, तो जो को ब्रांडेड कार्ड होल्डर होगा उसके द्वारा को ब्रांडेड कार्ड का इस्तेमाल करके जो भी वो ट्रांजैक्शन करता है, उन ट्रांजैक्शंस तक को ब्रांडिंग पार्टनर का एक्सेस नहीं होगा, वो उन ट्रांजैक्शंस को नहीं देख सकता है। यहाँ पे जो को ब्रांडिंग पार्टनर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के तौर पे काम करेगा। अगर कोई को ब्रांडेड कार्ड होल्डर है तो उसको अगर किसी भी प्रकार का समस्या आता है, शिकायत आता है, क्वेश्चन आता है, तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, वो को ब्रांडिंग पार्टनर के पास जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हालांकि यहाँ पे कार्ड होल्डर के कन्वीनियंस के लिए जो कार्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा होगा, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगा, जो डिटेल्स होगा ना, वो कार्ड इशूअर के सिस्टम से इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो को ब्रांडिंग पार्टनर का प्लेटफॉर्म होगा उसमें डिस्प्ले किया जाएगा। तो जो भी कार्ड होल्डर होगा वो को ब्रांडिंग पार्टनर के प्लेटफॉर्म पे जा करके अपना जो कार्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा है उसको देख सकता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्ड होल्डर के लिए विजिबल रहेगा। जो को ब्रांडिंग पार्टनर प्लेटफॉर्म है वो ना ही तो इन इंफॉर्मेशन को देख सकता है, ना ही तो वो इन इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। तो ये भी यहाँ पे आरबीआई के द्वारा क्लेरिफाई कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि कोई भी बैंक्स, यहाँ पे सभी बैंक के बारे में बात हो रहा है, इंक्लूडिंग पेमेंट्स बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसीज जो कि आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी हो गया, एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया, फैक्टर, उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो गया। तो बैंक्स और एनबीएफसीज अगर किसी कार्ड इशूअर का को ब्रांडिंग पार्टनर बनना चाहता है तो इस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
इंडिया का प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होगा उसको, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडेड प्रोविजन थे जिसको हमने डिस्कस किया है, और अगर आप चाहें ना तो इसको एक बार ना आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से एक बार बस इसको आप रीड कर लीजिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं।